Class 8 Subject History Chapter 3. Dear students, today I will teach you about indigo revolt and indigo cultivation related from this chapter. आज मैं इस सेकेंड वीडियो में आपको भारत के किसानों के द्वारा नील की खेती और नील किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। सबसे पहले नील अर्थात इंडिगो क्या है? व्हाट इज़ इंडिगो? इंडिगो इज़ अ डाई. इट वाज अ मेजर item of international trade from the 16th to the late 19th century. Although it has other uses apart from dyeing, mainly medicinal uses, its usefulness as a dye was the main factor in indigo cultivation. नील की जो खेती की जाती थी यह एक प्रकार का रंग है जो नीले रंग का होता है, जो पौधों से प्राप्त किया जाता है, और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कपड़ों की रंगाई में किया जाता था और कुछ दवाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता था। आगे मैं आपको बता रहा हूँ मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन. नील की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह है कि द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंडिगो कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन इन इंडिया. बाय द 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात वस्त्र उद्योग विशेष रूप से जो यूरोपीय बाजार में स्थापित था, वहाँ कपड़ों को रंगने के लिए बड़े पैमाने पर नील की आवश्यकता होती थी और इसमें कपड़ों को रंगा जाता था. However, only a small quantity of Indian indigo reached the European market and its price was very high. और इसके जो मात्राएं उपलब्ध थी नील का वह उत्तम किस्म का नहीं था और उसमें भी इसके दाम काफ़ी ऊंचे थे. इसलिए यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स therefore had to depend on other plant called woad, which was easily available in Europe. However, European cloth manufacturers preferred Indian indigo rather than European woods, as indigo produced a rich blue color, whereas wood produced a pale and dull blue colors. इसका एक सब्स्टिट्यूट था यूरोपियन मार्केट में, वह था वुड नाम का एक पौधा जिससे नील प्राप्त होता था, लेकिन उसकी क्वालिटी बिल्कुल डल थी और एक रंग भी जो है सो उसका ब्लू नीला जो है सो ज़्यादा नहीं था, वह डल टाइप का था, फीका था. और सबसे बड़ी बात यह थी कि बंगाल वाज वन ऑफ द सर्वाइविंग रीजन्स अनहिंडर्ड बाय दिस शार्प ड्रॉप इन ग्लोबल इंडिगो प्रोडक्शन एंड ट्रेड. बंगाल हमारे भारत का एक ऐसा राज्य और क्षेत्र था जहां उत्तम किस्म के नील की खेती होती थी बंगाल में, और एज लेबर वाज चीप इन बंगाल, इंडिगो कुड बी प्रोड्यूसेड इन लार्ज क्वांटिटी. बंगाल में सस्ते मजदूरों की भी उपलब्धता थी, इसलिए और बड़े पैमाने पर वहाँ उर्वर भूमि भी थी, इसलिए बड़े पैमाने पर वहाँ नील की खेती की जाती थी, खासकर बंगाल में. और the prospects of huge profits led many officials of the company to invest in indigo cultivation. इसलिए औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार ने
नील की खेती के लिए किसानों को ज़बरदस्ती प्रेरित किया और पैसा दे करके और पूंजी भी इन्वेस्ट उसमें किया था। इसमें नील की खेती के अंतर्गत जिन किसानों के ऊपर विशेष रूप से इसका दबाव दिया जाने लगा, उसके आगे बहुत अजीब तरह के परिणाम जो है वह निकलकर सामने आने लगे। दिस सिस्टम ऑल्सो रिजल्टेड इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। वह सबसे बड़ी बात यह थी, पहली समस्या, कि जो किसान अपने खेत में नील की खेती करते थे उनके भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती थी और धान, गेहूं आदि दूसरे फसल के उत्पादन लायक जो है सो उसकी क्षमता नहीं रहती थी। यह एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा था कि किसानों को ज़बरदस्ती ऐसे कमर्शियल क्रॉप्स अर्थात नील, जूट आदि, कॉटन आदि की खेती के लिए बाध्य किया जाता था, है ना, मजबूर किया जाता था, उन्हें कर्ज दिया जाता था और औने पौने दामों पर, सस्ते दामों पर उनके उत्पाद को जो है वह अंग्रेज व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए भी मजबूर किया जाता था। सो peasants growing indigo on their fields got a very low price for the product। अपने उत्पादन पर जब वो बेचने की बारी आती थी तो बहुत कम कीमत उनको मिलता था। इससे उनको मुनाफा बहुत कम होता था। बड़ा मुश्किल से वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। सो दे वेयर नॉट एबल टू पे बैक द लोन। और दूसरी बात यह थी कि कर्ज लेकर के खेती करते थे, प्रॉफिट नहीं होता था, तो वैसी स्थिति में वे कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होते थे। कर्ज में हमेशा डूबे रहते थे उनकी, और अंततः उनकी थोड़ी बहुत भूमि जो है वह अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी, उसको नीलाम कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ा कारण था। देन लार्ज स्केल ऑपरेसिव मेजर्स वेयर यूज्ड सच एज होल्डिंग्स द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली प्रिजनर्स, burning his houses. This inhuman operations of indigo cultivators forced them to revolt against the British। किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए जो बाध्य किया जाता था, यदि वे ऐसा नहीं करते थे तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके परिवार वालों के साथ उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उनके घरों को जला दिए जाते थे, जिसके कारण क्षुब्ध होकर किसानों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में आंदोलन खड़ा कर दिया था। दैट इज कॉल्ड इंडिगो रिवोल्ट। इसी को नीलहे विद्रोह या नीलहे किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन कहा जाता है। After growing indigo, the same land could not be sown again with rice as the deep roots of indigo had already exhausted the fertility of the soil। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार नील की खेती कर देने के बाद भूमि की फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और दोबारा उस खेत में गेहूं, चावल वगैरह की खेती करना जो है वह संभव नहीं हो पाता था। यह सबसे बड़ा जो है वह कारण था, जिसके कारण किसानों के जीवन यापन पर में भी संकट उत्पन्न हो गया था। विवश होकर के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। द इंडिगो रिवोल्ट। अब आंदोलन कैसे हुआ इस पर में थोड़ा सा आप देखिए कि इन 1859 रैयत्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एंड रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स। बंगाल के रैयत किसानों ने अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का टैक्स देने से मना कर दिया और अपने खेत में नील की खेती करने से इनकार कर दिया। At some places they even attacked indigo factories and socially boycotted those peasants who worked for the planters। जो किसान बागानों में, नील के बागानों में काम करते थे, खेती करते थे, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। नील की जो फैक्ट्री होती थी उस पर आक्रमण कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और सामाजिक स्तर पर में उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। Many villages
headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought against the indigo planters. बहुत सारे गांव के किसान और गांव के हेडमैन, गांव का मुखिया, जो इससे अंततः त्रस्त हो गए थे ब्रिटिश नीति से, वे गांव के इन नील की खेती करने वाले किसानों को एकजुट करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है ना, आंदोलन के लिए तैयार कर दिया और इस तरह से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इन सितंबर 1816 द पीसेंट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो अंडर डरेस, और यहाँ तक कि 1860 ईस्वी आते आते किसानों ने पूरी तरह से अपने खेत में नील की खेती करने का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि नील विद्रोह शुरू हो गया। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन बंगाल, गोविंदपुर इन नादिया डिस्ट्रिक्ट। नादिया डिस्ट्रिक्ट में गोविंदपुर एक जगह है बंगाल में, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और वहाँ एक दो भाई थे, प्रोवाइडेड बाय दिगंबर एंड विशंबर विश्वास। दिगंबर और विशंबर विश्वास के नेतृत्व में इस आंदोलन को शुरू किया गया और द इंडिगो अपराइजिंग सून स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बंगाल, और यह इंडिगो रिवोल्ट बंगाल, पूरे बंगाल में फैल गया। यहाँ तक कि बिहार में पश्चिमी चंपारण और चंपारण तक भी यह आंदोलन फैल गया, जहाँ इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे, है ना। दे ऑल्सो बॉयकॉट अदर peasants who were still cultivating indigo. Ultimately the planters could not withstand the collective might of the peasants and began shutting down factories. Indigo plantations at this time gradually moved to Bihar, where as late as 1917 1917 ईस्वी में बंगाल के कुछ नील की फैक्ट्री बिहार में चंपारण में आकर के लग गया था, वहाँ भी उसको बंद करा दिया गया और महात्मा गांधी टुक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स अगेंस्ट द लोकल प्लांटर्स इन चंपारण। और चंपारण के स्थानीय जो बागान के काम करने वाले किसान थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने उसको एकजुट किया और चंपारण में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वह नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट जो है वह शुरू हुआ था और लड़ा गया था बड़े पैमाने पर। दिस इज़ इंडिगो रिवोल्ट। आज के इस चैप्टर में टोटल इतना ही इस पाठ का। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज रहा हूँ। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, फेयर की कॉपी पर क्वेश्चन आंसर कीजिए और फिर उसको याद कीजिए और फिर नहीं समझ आने पर हमसे आप पूछेंगे। थैंक यू।